नैतिक निर्णय, एथिकल डिसीजन मेकिंग, नैतिक निर्णय निर्माण। वहाँ पर आप एसडीएम हो और आप खाना खा ही रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे थे, इतने में आपको किसी ने बताया कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है। अब वो सरकार में मंत्री हैं और वही बाल विवाह कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? इस सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कष्ट और निंदा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने के ये स्वाभाविक परिणाम है। व्यक्ति जो नैतिक बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? लोक लाज में नैतिक बना हुआ है, अरे यार लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन ये उसने परवाह करनी बंद कर दी कि लोग क्या कहेंगे, उसके बाद में फिर मनुष्य की नैतिकता जो है पूर्ण रूप से खत्म है। नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं? जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उन उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन करते हैं। जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। किस आधार पर इवैल्यूएट करते हैं? मॉरल प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज के आधार पर, नैतिक सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। फाउंडेशन वैल्यूज है वो होनी चाहिए, फिर समानुभूति जो है वो होनी चाहिए, फिर उसमें टॉलरेंस जो है वो होना चाहिए, उसमें साहस जो है वो होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो धैर्य होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है गुण किसमें हो? सिविल सेवक। और जो सिविल सेवक इन सब गुणों से जो युक्त सिविल सेवक है वो अपने आप ही सारे निर्णय कैसे लेगा? नैतिक लेगा। उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे उसके अंदर? सबसे पहले जो है वो आप तथ्यों को एकत्रित करो, गैदर दी फैक्ट्स। गैदर दी फैक्ट्स का मतलब जो केस स्टडी है उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं, एथिकल डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाता है, कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है, निर्णय कैसे लेते हैं। तो देखो, निर्णय लेने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि अपने पास में विकल्प क्या क्या है। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? पहले विकल्प, कि भाई अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। मान लो तुम्हें करियर का डिसीजन लेना है तो कैसे लोगे? करियर का डिसीजन कैसे लोगे? कैसे लिया तुमने कि आरएएस बनना है? ये निर्णय कैसे लिया है? जो ही ले लिया भाई? कई सारे विकल्प हो सकते हैं ना, कि आरएएस बन जाऊं या आईएएस बन जाऊं, या फिर ऐसा ही बन जाऊं, या कोई प्राइवेट नौकरी कर लूं, या कोई बिजनेस कर लें, या फिर फर्दर स्टडीज कर लें। ये हो सकते हैं कुछ ऑप्शंस। तो ये सारे सारे विकल्प हैं। अब क्या करना पड़ेगा? हर विकल्प का करना पड़ेगा इवेल्युएशन। हर विकल्प के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें होगी और कुछ इसमें नेगेटिव बातें होगी। कुछ तो जो है इसमें पॉजिटिव बातें हैं, कुछ तो अवसर हैं, कुछ इसमें चुनौतियां हैं कि ये चैलेंजेस आएंगे। फर्दर स्टडीज करोगे तो क्या क्या अच्छी बातें क्या होगी। और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका नॉलेज जो है वो और बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, दिमाग थोड़ा और खुलेगा, वो सब चीज़ें जो है पॉजिटिव होगी। लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव क्या है इसका? हायर स्टडीज़ का इसके बाद भी घूम फिर के करना यही है, तो ये तैयारी बाद में करनी पड़ेगी है। हाँ, तो डायरेक्ट ये कर लिया फिर ये करने के बाद में भी करना तो यही था, तो उसके अंदर फिर और ज़्यादा जो है डिले हो जाएगा व्यक्ति। तो ऐसा कुछ नेगेटिव हो सकता है। फिर अच्छा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तब तो हायर एजुकेशन का ऐसा कोई खास वैल्यू जो है वो नहीं है। तो ऐसे फिर इसकी होगी, इसी कुछ तो पॉजिटिव होंगे और कुछ इसके नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव हो गया, एक बार सफल हो गए तब तो निहाल ही हो जाओगे। सफल क्या हो गए तो खुद भी हो जाओगे, पूरा परिवार ही निहाल हो जाएगा। ठीक है, अगर सफल हो गए तो। लेकिन नहीं हुए तो, नहीं हुए तो फिर जो संघर्ष बड़ा है, तो संघर्ष जो है वो बड़ा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर जो है वो इतनी नॉलेज गेन करने के बाद में व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेता है, वो कहीं रहता नहीं है। लेकिन इसके अंदर समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। ये फिर इसकी कुछ नेगेटिव बातें होंगी, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, संघर्ष जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, कंपटीशन जो है वो थोड़ा टफ है। तो ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ऐसे ही इसमें कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ नेगेटिव होगा, ऐसे इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा। हर चीज़ के अंदर इस तरीके से उसका क्या किया जाएगा? हर विकल्प का कर रहे हैं मूल्यांकन, इवेल्युएशन। और फिर इन सभी विकल्पों के अंदर से जो विकल्प अपन को सबसे सही लगता है कि भाई यार इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव उतने ज़्यादा नहीं है, या नेगेटिव को जो है वो इजीली मैनेज किया जा सकता है, पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा उसके लाभ ज़्यादा है और उसकी चुनौतियां जो है वो कम है, वो फिर व्यक्ति क्या करता है? निर्णय लेता है। तो इस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो कैसे निर्णय? नैतिक निर्णय। कौन से निर्णय है? एथिकल डिसीजन। यहाँ पर कोई एथिकल मुद्दा इन्वॉल्व नहीं है। नैतिक निर्णय का मतलब है कोई नैतिक मुद्दा हो और उस नैतिक मुद्दे के अंदर अपन को जो है वो कोई निर्णय लेना हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे भी केस स्टडीज पढ़ेंगे तो ये केस स्टडीज सब क्या है? निर्णय लेने। केस स्टडीज के अंदर क्या करना होता है व्यक्ति? निर्णय लेना होता है। उसके अंदर कोई ना कोई केस दिया होगा, कोई ना कोई जो है वो स्थिति दी हुई है, और उस स्थिति के अंदर फिर आपसे पूछा है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आपके पास में क्या विकल्प है। तो कभी कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास विकल्प क्या क्या है, तो आपको ये बताना है कि ये ऑप्शंस हैं। और फिर उन ऑप्शंस का करना होता है मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना होता है कि इस ऑप्शन में क्या तो अच्छी बात है, क्या इसकी नेगेटिव बात है। और फिर जो सबसे सही विकल्प होता है उसको क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है। जैसे एक अपन ने पहले बात की थी कि एक वो वृद्ध महिला वाली बात की थी ना। एक वृद्ध महिला है और मतलब आप कोई योजना को, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो महिलाओं के लिए, जो स्कीम है, और एक वृद्ध महिला जो है, गरीब और वृद्ध महिला आपके पास आती है, निराश्रित भी है वो, और उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत बुरी है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब डॉक्यूमेंट के बिना उसको लाभ देना, ये तो क्या है? कानून का उल्लंघन है। लेकिन उसको लाभ नहीं देना, ये अमानवीय है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन तो क्या होगा, पहला तो उसको कि भाई नियमों का उल्लंघन करके लाभ दे देना, दूसरा ऑप्शन क्या है, लाभ के लिए मना कर देना, और तीसरा उसको किसी और तरीके से लाभ दिलवाना। ये तीन क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। अब इन तीनों का करेंगे फिर मूल्यांकन कि इसमें क्या तो पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। कि अगर नियमों का उल्लंघन करके लाभ दिया तो क्या पॉजिटिव होगा, अगर नियमों का उल्लंघन करके लाभ दोगे तो पॉजिटिव तो बात है कि उसके पास में लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव बात क्या है, नेगेटिव बात है कि ये कानून का उल्लंघन है, और कानून का उल्लंघन है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा, आपने जो एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि उल्लंघन जो है किया जा सकता है, तो फिर आपके जो दूसरे लोग होंगे, आपके जो साथ वाले होंगे, या फिर आपके जो अंडर में जो लोग हैं, वो भी फिर इस तरीके से लाभ देने लगेंगे कि नियमों का उल्लंघन करके लाभ दिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को भी मिल सकता है जो अनडिजर्विंग हो। भाई वो तो चलो वो महिला थी, आपने देख लिया कि हाँ ये डिजर्विंग है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट जांच किए अगर दिया जा सकता है, तब तो अनडिजर्विंग लोगों को भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है उसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। तो ये क्या है उसके नेगेटिव बात है। फिर उसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है, मना कर दो। अगर मना कर दोगे तो क्या नियमों का पालन हो जाएगा, पॉजिटिव बात तो। लेकिन उसमें नेगेटिव बात क्या होगी, नेगेटिव बात है कि ये अमानवीय है, और इसके कारण आपका जो जन कल्याण का जो उद्देश्य है, वो जन कल्याण का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और फिर अपन सिर्फ नियमों का ही पालन कर रहे हैं, अपने जो वास्तविक ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहे। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि उसके अंदर आपको कुछ अलग अन्य तरीके से, किसी भामाशाह से, किसी एनजीओ से, उन सब से जो है उनको लाभ दिलवा दो। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर अंतिम रूप से खुद की तरफ से भी किया जा सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो तीसरा एफर्ट लगा रहे हो, इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें ना तो नियमों का उल्लंघन हुआ और उसको लाभ भी मिल गया, और भविष्य के लिए आपने फिर उसके डॉक्यूमेंट बनाने के भी प्रयास किए, तो भविष्य के अंदर भी उसको लाभ जो है मिल जाएगा। तो अल्पकाल में भी आप उसको बेनिफिट दे रहे हो और लॉन्ग टर्म में दे रहे हो। लेकिन इसके अंदर फिर नेगेटिव बात क्या है, नेगेटिव है कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तो आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ये काम नहीं होगा, रूटीन तरीके से काम नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा जो है वो किसी एनजीओ से बात कर रहे हो, किसी भामाशाह से बात कर रहे हो, या खुद की जेब से भी लगा रहे हो, तो आपको अपने को खुद को उठाना पड़ेगा उसका भार, या या उसके डॉक्यूमेंट बनवाने में आप सहायता कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो उसके अंदर एक थोड़ा। अब इन तीनों में देखा जाए तो एक्स्ट्रा एफर्ट कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेगेटिव नहीं है, कि एफर्ट लगाने से किसी का काम हो जाता, तो एफर्ट तो लगाने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो फिर अपन कहेंगे कि इन तीनों में से सबसे सही विकल्प कौन सा है, तीसरा। और उसको कह देंगे कि ये है, इस विकल्प को हम चुनेंगे। तो ये लिया अपन ने नैतिक निर्णय। तो नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं, जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उन उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन करते हैं। जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। किस आधार पर इवैल्यूएट करते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज के आधार पर, नैतिक सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है, और जो विकल्प सही नहीं है उनको हटाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रचनात्मक विकल्प भी इसके अंदर सोचा जा सकता है, कोई ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन भी सोचा जा सकता है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अब नैतिक निर्णय लेने के लिए कुछ गुण होने जो है वो जरूरी होते हैं। कि सबसे पहला तो क्या हो, अगर कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। किस बात की प्रतिबद्धता, कि वो हर परिस्थिति के अंदर क्या लेगा, नैतिक निर्णय लेगा। कि अंदर से व्यक्ति चाहता है कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो कैसा डिसीजन लूंगा, नैतिक ही डिसीजन जो है वो लूंगा, तभी नैतिक निर्णय ले सकता है। नैतिक निर्णय लेने के लिए आपका कमिटमेंट होना चाहिए। किसके प्रति कमिटमेंट हो, एथिकल डिसीजंस के प्रति, जो है कि भाई मेरे को परिणामों की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जब भी आप नैतिक निर्णय लोगे तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ जो है वो आपको समस्याएं भी आए। एथिकल डिसीजन अगर लोगे तो उससे कुछ ना कुछ समस्याएं जो है वो भी आएगी। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था ना मैंने, कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कष्ट और निंदा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने की ये स्वाभाविक परिणाम है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कष्ट भी होगा और निंदा भी होगी, दोनों ही चीजें जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो नैतिक निर्णय वाले लेने वाले व्यक्ति को भी इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय ले रहा है तो उसके अंदर क्या हो, प्रतिबद्धता हो। किस बात की प्रतिबद्धता हो, कि हर परिस्थिति में कैसा निर्णय लिया जाएगा, नैतिक निर्णय ही लिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामों का परवाह करेगा नहीं। दूसरा, व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए। किस बात की क्षमता हो, उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो निर्णय अगर लेना है आपको, तो आपके अंदर कुछ चीजों की क्षमता होनी चाहिए। जैसे इवेल्युएशन करना, तो इवेल्युएशन करना आना चाहिए। इवेल्युएशन कैसे करोगे, इवेल्युएशन करने के लिए आपको जो पहले तो सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से विकल्प अपने पास है। थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी तो फिर अपन को पता लगेगा अच्छा ये विकल्प है, ये विकल्प है और ये विकल्प है। और हर विकल्प का फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी अपन सोच पा रहे हैं कि इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। और इसके लिए अपन को कई सारे तथ्यों की जरूरत भी होगी, कई फैक्ट्स की भी जरूरत होगी। तो व्यक्ति के पास में फैक्ट्स को गैदर करने की क्षमता भी हो, तथ्यों को एकत्रित करने की क्षमता भी हो, मूल्यांकन करने की क्षमता भी हो, और रचनात्मक विकल्प भी विकसित करने की क्षमता हो। कि कई बार जो है कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, और सीधे दिखाई नहीं देते तो क्या करना पड़ता है, आपको क्रिएटिवली कुछ सोचना पड़ता है कि भाई ये वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने दिमाग से अपने कुछ कुछ चीजें जो है वो सोच ली। जैसे वो एक था ना, वो अपन एक बार पहले भी चर्चा की थी, एक बाल विवाह वाला एक एथिकल डिलेमा के बारे में बताया था कि एक नेताजी है वहां पर, आप एसडीएम हो और आप खाना खा ही रहे हो, गुलाब जामुन खा ही रहे थे, इतने में आपको किसी ने बताया
कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है। अब वो सरकार में मंत्री हैं और वही बाल विवाह कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब क्या विकल्प है इसके अंदर? पहले तो खाना खाएंगे, खाना तो खा लिया, और क्या करेंगे? हाँ, एक तो भाई खुद जाके समझाओ, खुद जाके समझाओगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात नहीं सुने। भाई कोई मंत्री जो है एसडीएम की बात क्यों सुनेगा? मंत्री किसकी बात सुने? मंत्री कलेक्टर की सुन ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बात सुनेगा, कोई उस जगह का, कोई उस जगह का कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो जिसकी जो समाज के अंदर उसकी पैठ थोड़ी अच्छी हो, जिसको लोग मानते हो, तो ऐसे व्यक्ति से जो है संपर्क करोगे। या फिर और आपका कोई सीनियर अधिकारी, कलेक्टर से भी ऊपर कोई संभागीय आयुक्त है, उससे बात करोगे, उनको कहोगे कि साहब ये सब हो रहा है और आप थोड़ी सी बात करो, तो बैठ जाएगा मामला। ठीक है, तो इनको जो है रोका जाना चाहिए। तो अब उसके लिए आपको रचनात्मकता खुद को लानी पड़ेगी। या फिर बात भी कर रहे हैं तो कैसे समझाया जाए? समझाया भी जाए तो उसके लिए कौन से आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जाएं, पहले क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, किस तरीके से बोला जाए, इन सब चीजों का भी असर जो है वो पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर ये सब चीजों की क्या होनी चाहिए? ये सब चीजों की क्लैरिटी, क्षमता होनी चाहिए, इन सब चीजों को विकसित करने की क्षमता हो। तो पहली बात तो होना चाहिए उसमें प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कि हर परिस्थिति में कैसा निर्णय लेगा, नैतिक निर्णय ही लेगा। चाहे परिणामों की परवाह नहीं किए बगैर भी नैतिक निर्णय लेने की उसके अंदर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो उसको नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन मुख्य जो है वो क्या होनी चाहिए? विशेषताएं होनी चाहिए। अब नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, कि व्यक्ति एथिकल डिसीजन लेगा या नहीं लेगा? ये कैसे प्रभावित होगा? कौन कौन से कारकों से प्रभावित होगा? सबसे पहला कारक तो क्या होगा? व्यक्तिगत कारक होगा, इंडिविजुअल फैक्टर। उस व्यक्ति की खुद की मॉरल वैल्यूज जो है वो कैसी है, उसके अंदर जो साहस है या नहीं है, उसके अंदर संघर्षशीलता है या नहीं है, इस तरीके के गुण होंगे तब तो वो नैतिक निर्णय लेगा। भाई उसकी अंतरात्मा कैसी है, वो अंतरात्मा जो है वो उसको नैतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है या नहीं करती है। अगर नैतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करती है तो व्यक्ति नहीं लेगा। और जिस व्यक्ति की अंतरात्मा ऐसे बाध्य करती है तो वो तो एथिकल डिसीजन लेकर ही रहेगा। या फिर उसकी सोच जो है वो कैसी है, वो सिर्फ संकीर्ण सोच से प्रेरित है या एक बड़ी सोच से प्रेरित है? तो संकीर्ण से या बड़ी सोच से प्रेरित है, उसकी खुद की जो वैल्यूज है वो कैसी है? तो इन आधार पर व्यक्ति जो है नैतिक निर्णय लेता है। दूसरा, फिर नैतिक निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत कारक ही नहीं है, इसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका संगठनात्मक कारक भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी होता है, कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज कैसे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैसे इमेज जो है वो कैसी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति मतलब व्यक्ति से प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और उसमें सारे नियम वगैरह सब बहुत अच्छे से बने हुए हैं, सब चीजें जो है बहुत तरीके से बनी हुई है, तो अगर कोई करप्ट आ भी जाए तो भी वो व्यक्ति करप्शन नहीं कर सकता या गलत निर्णय जो है वो ले नहीं सकता, क्योंकि आपने व्यवस्था क्या बना रखी है? बहुत सही व्यवस्था जो है वो बना रखी है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं की फिर पब्लिक इमेज भी क्या होती है? ज्यादा अच्छी जो है पब्लिक इमेज हो जाती है। जैसे मान लो यूपीएससी है, तो अब यूपीएससी की पब्लिक इमेज क्या है? पब्लिक इमेज जो है वो अच्छी है, जाने वाले लोग तो वो इंसान ही है। तो अब पर लेकिन ये माना जाता है कि भाई यूपीएससी के अंदर जो है वो धांधलेबाजी करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। कोई करता होगा तो मतलब बहुत को रेयर केस के अंदर किसी ने कुछ कर लिया होगा। बाकी आप ऐसे खुले के अंदर जो है वो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वहां पर जो नियम बने हुए हैं और जो प्रक्रियाएं बनी हुई है वो इतनी इस तरीके की है कि आप उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। तो इसलिए संस्था कैसी है, उस संस्था के का भी असर जो है किस पे पड़ता है? व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, कि उस संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन के मूल्य क्या है, संगठन के अंदर पहले जो लोग रह चुके हैं उनकी मॉरल वैल्यूज कैसी थी, उनकी एथिकल वैल्यूज जो है कैसी थी। जैसे अब आरबीआई है, तो आरबीआई की अगर इमेज देखी जाए, पब्लिक इमेज कैसी है? अच्छी है, बुरी है? अच्छी है। ऐसा माना जाता है कि आरबीआई ने निर्णय लिया तो इसका मतलब सही लिया होगा, उसके अंदर जो है गलत निर्णय नहीं। भाई अपन तो उसको जानते नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से बैठ कर सिर्फ उस बात पर कर सकते हैं विश्वास कि भाई आरबीआई ने डिसीजन लिया तो इसका मतलब सही लिया, उसके अंदर जो है कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की चांसेस जो है बहुत कम है। अब वो ऐसा कम क्यों है? व्यक्ति कौन है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किस बात से पड़ रहा है? संस्था से। तो संगठन जो है, संगठनात्मक उद्देश्य कैसे हैं, उससे भी नैतिक निर्णय जो है प्रभावित होते हैं। और तीसरा कारक क्या है फिर? समाज, सामाजिक कारक है कि सोशल फैक्टर जो है कैसा है। जैसे हमने वो बात की थी करप्शन वाले टाइम में भी, कि समाज में स्वीकार्यता है या नहीं है। सामाजिक दबाव जो होता है व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है। व्यक्ति जो है वो सही काम करता है, मतलब सामान्य भाषा में होता है लोक लाज में व्यक्ति जो है नैतिक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? लोक लाज में नैतिक बना हुआ है, अरे यार लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन ये उसने परवाह करनी बंद कर दी कि लोग क्या कहेंगे, उसके बाद में फिर मनुष्य की नैतिकता जो है पूर्ण रूप से खत्म है। उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लोगों को, अपन को लोगों से कोई मतलब नहीं। अब लोगों से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर उसको जो मन में आएगी वैसा वो कार्य करने लगेगा। तो समाज जो है, समाज कैसा है, समाज की जो है वो नैतिकता या सामाजिक दबाव जो है वो कैसे है, वो भी व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं कि भाई अगर आप जैसे मान लो कहीं पर बहुत धार्मिक समाज है
और उस धार्मिक समाज के अंदर जो है वो पुण्य कर रहे हो, और कोई एक आदमी कहेगा मैं तो नहीं मानता ये पुण्य उन्य, तो उसको सामाजिक रूप से उसको उसके ऊपर दबाव जो है थोड़ा ज्यादा होगा, तो व्यक्ति मानता है कि नहीं मानता, फिर भी उसको वो करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे उसको वही निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि सही है। सही निर्णय जो है लेने के लिए इसकी किसकी जरूरत होगी, फिर समाज की। तो सामाजिक कारक जो है वो भी इसमें कार्य करते हैं। तो ये कुछ कारक होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फिर नैतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले हमारे जो नियम कानून संविधान, ये भी हमारे नैतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अब कोई भी निर्णय नैतिक है या नहीं है तो कैसे पता लगेगा, कैसे ले नैतिक निर्णय। तो नैतिक निर्णय लेने की 5 मुख्य दृष्टिकोण जो है वो होते हैं कि कौन सा निर्णय जो है सबसे नैतिक है। अपने खूब सारी ऑप्शंस है, उन ऑप्शन का करेंगे मूल्यांकन, इवेल्युएशन करेंगे, और इवेल्युएशन करके सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन जो है चुनना है, और जो गलत ऑप्शन है उनको हटाना है। अब कैसे पता लगेगा कौन सा ऑप्शन जो है सबसे श्रेष्ठ है, तो इसके लिए जो है कितने दृष्टिकोण है, 5 मुख्य दृष्टिकोण जो है वो है। नैतिक निर्णय के दृष्टिकोण। अप्रोचेस ऑफ एथिकल डिसीजंस, नैतिक निर्णय के दृष्टिकोण। सबसे पहला दृष्टिकोण कौन सा है, पहला दृष्टिकोण है उपयोगितावादी। यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है वो क्या कहती है, वो निर्णय सबसे नैतिक है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता हो, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन, उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरा है कर्तव्य का दृष्टिकोण। ड्यूटी अप्रोच। कर्तव्य का अप्रोच क्या क्या कहती है, कर्तव्यवादी, कि ड्यूटी कर्तव्य, जो कर्तव्य है वो निर्णय वो लो जो कि तुम्हारा कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी जो है उसको समझो और ड्यूटी के आधार पर निर्णय लिया जाए। लेकिन ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो तो हायर ड्यूटी के लिए लोअर ड्यूटी को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। और कौन सी ड्यूटी हायर है, जिससे पब्लिक वेलफेयर होता हो, जिससे जन कल्याण होता हो, वो तो हायर है, और जिससे जन कल्याण नहीं होता वो लोअर ड्यूटी जो है वो है। तीसरा जो है होता है न्याय का दृष्टिकोण। जस्टिस अप्रोच। जस्टिस अप्रोच में क्या होगा, कौन सा निर्णय सबसे न्यायपूर्ण है, जो सबसे मतलब जो सबसे न्यायपूर्ण निर्णय है, तो न्याय के आधार पर डिसीजन जो है वो लिया जाना चाहिए कि भाई इस मामले के अंदर न्याय क्या है, सही क्या है। तो जो न्याय है, न्याय का मतलब है कि समान लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाए, और जो वंचित वर्ग है उसको क्या किया जाए, उसको संरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये किसी बात है, ये न्याय की बात है। न्यायपूर्ण व्यक्ति होगा तो उसमें पूर्वाग्रह नहीं होंगे, व्यक्ति किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है, बल्कि तथ्य है और उन तथ्यों के आधार पर वो निर्णय जो है वो ले रहा है। किसी प्रकार के कोई पूर्वाग्रह, वैचारिक पूर्वाग्रह भी नहीं है, कोई जो होता है ना प्रेजुडाइसेस, जैसे एक बार पहले बताया था मैंने कि अगर अमेरिका में कोई घटना हो जाए, और जैसे घटना हो जाए, चार चार गोरे खड़े हैं, एक काला खड़ा है, तो किसको पकड़ लेंगे, काले वाले को पकड़ लेंगे, तो नहीं किया होगा, तुम ही करते हो। ये न्याय का दृष्टिकोण नहीं है, ये न्याय का दृष्टिकोण नहीं। ये कैसा है, ये तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि आपने पहले से ही जो है वो मान लिया है कि भाई ये इन्होंने किया होगा, इसने नहीं किया होगा। तो ऐसा नहीं, आपको तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठता से निर्णय लिया जाना चाहिए। ये है न्याय का दृष्टिकोण। फिर चौथा होता है इसमें अधिकारों का दृष्टिकोण। राइट्स अप्रोच। राइट्स अप्रोच क्या कहती है, अधिकारों का दृष्टिकोण। तो सभी के अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अधिकार जो, अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अधिकारों का उल्लंघन ना हो तो इसको बोलते हैं, वो निर्णय सबसे नैतिक होगा जो कि सभी के अधिकारों का रक्षा करता है। और फिर एक होता है सार्वभौमिक शुभ, यूनिवर्सल गुड। वो निर्णय सबसे नैतिक है जिससे क्या हो, सार्वभौमिक शुभ, मतलब सभी का कल्याण होता हो। ठीक है, कौन सा निर्णय सबसे सही है, जिससे सभी का कल्याण जो होता हो। तो जैसे सर्वोदय, सर्वोदय की अवधारणा, तो सर्वोदय की अवधारणा क्या कहती है, किसका कल्याण हो, एक व्यक्ति का नहीं, एक समूह का भी नहीं, किसका, सभी का कल्याण जो है, तो सभी का सभी प्रकार का उदय जो है वो हो, तो वो है सर्वोदय। तो ये सार्वभौमिक शुभ के आधार पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो नैतिक निर्णय लेने के लिए कितने अप्रोचेस है, 5 अप्रोच है। पहले तो कौन सा दृष्टिकोण हो सकता है, उपयोगितावादी। उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहता है कि वो निर्णय नैतिक है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता हो। कर्तव्य दृष्टिकोण कहता है कि कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। कर्तव्य के बीच अगर टकराव है
तो उच्चतर कर्तव्य के लिए निम्नतर कर्तव्य को त्यागा जा सकता है। वह कर्तव्य उच्चतर है जिससे जन कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। न्याय, तो न्यायपूर्ण निर्णय जो है वो नैतिक निर्णय है, और न्यायपूर्ण निर्णय मतलब तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। पूर्वाग्रहों से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, और अधिकारों का दृष्टिकोण, सभी के अधिकारों की क्या करो, रक्षा करो। और सार्वभौमिक शुभ मतलब ऐसा निर्णय सबसे है जो कि सभी का कल्याण होता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो वो निर्णय जो है कैसा होगा, वो सबसे नैतिक निर्णय होगा। देखो इसमें एक और हो सकता है, सद्गुणों का दृष्टिकोण और हो सकता है। तो 5 की जगह 6 हो गई। सद्गुणों का दृष्टिकोण, तो सद्गुणों का दृष्टिकोण क्या कहता है, वर्चुअल अप्रोच। सद्गुणी व्यक्ति जो निर्णय लेगा वो हमेशा ही क्या होगा, वो नैतिक ही होगा। जिस व्यक्ति में सद्गुण है, वर्चूज हैं, तो वर्चुअस पर्सन जो निर्णय लेता है वो निर्णय कैसे होते हैं, वो नैतिक ही होते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा जोर किस पे देना चाहिए, सद्गुणों को विकसित करने में ज्यादा जोर देना। जैसे सिविल सेवकों में कौन से सद्गुण होने चाहिए, क्या क्या हो उसमें। पहले तो 7 तो आधारभूत मूल्य है, फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, वो होने चाहिए। फिर समानुभूति जो है वो होनी चाहिए। फिर उसमें टॉलरेंस जो है वो होना चाहिए, उसमें साहस जो है वो होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो धैर्य होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है गुण किसमें हो, सिविल सेवक में। और जो सिविल सेवक इन सब गुणों से जो युक्त सिविल सेवक है, वो अपने आप ही सारे निर्णय कैसे लेगा, नैतिक लेगा। उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। फिर उसके बाद में नैतिक निर्णय लेते कैसे हैं, तो इसके 7 मुख्य स्टेप्स जो है वो एथिकल डिसीजन कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो अब यही जो 7 जो स्टेप्स हैं, 7 और 6 जितने भी हम कर सकते हैं उसको, तो वो जो स्टेप्स हैं वही स्टेप्स जो है वो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए भी यूज में ली जाती है। देखो अभी तक जो है वो आरपीएससी ने अभी तक केस स्टडीज पूछी नहीं है। तो तो अपने पास में आरपीएससी कैसी केस स्टडी पूछेगी, इसका कोई वो नहीं है कि भाई सैंपल नहीं है कि भाई ऐसी केस स्टडीज जो है वो पूछी जाएगी। यूपीएससी का जो पेपर होता है एथिक्स का, उसके अंदर हर साल केस स्टडीज आती है, हर साल 6 केस स्टडीज जो है वो आती है। लेकिन यूपीएससी की केस स्टडी में और आरपीएससी वाली केस स्टडी में एक अंतर होगा बड़ा। वो अंतर ये है कि यूपीएससी की केस स्टडी जो है थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, और आरपीएससी वाली जो है वो छोटी होगी, क्योंकि इसके अंदर शब्दों की सीमा जो है वो कम है। भाई वहां पर जो है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको 250 शब्द मिल जाते हैं। कितने शब्द हैं, 250 शब्द हैं। 250 वर्ड्स के अंदर आप जो है केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। तो 250 वर्ड्स तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब यहाँ तो ऐसे लिख दो। ठीक है, 500 शब्दों में तो ऐसे आता है, 250 का आता है आजकल। तो बोलो तो 250 का तो शब्द वो ऐसे है, और यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व हो रही है मात्र। यार 250 शब्दों का वैसे क्या ऐसे होता है यार, 250 तो लिखते ही खत्म हो जाते हैं। शुरू करता आदमी भूमिका बनाता है, कह रही भूमिका बनाई, तो ऐसे लिखेगा, निबंध लिखेगा, निबंध के अंदर तो थोड़ी रचनात्मकता लाएगा ना। निबंध में और आंसर में क्या अंतर होता है, निबंध में वो सौंदर्यता होती है जो कि आंसर में नहीं होती। आंसर जो है आंसर के अंदर सीधे पर्टिकुलर पॉइंट बाय पॉइंट अपन ने जो है वो टू द पॉइंट आंसर दे दिया। लेकिन निबंध में आप जो है वो उसके अंदर कहानी का प्रयोग करोगे, उसके अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, उसके अंदर कई सारे मेटाफर्स जो है उनका प्रयोग करोगे। तो उन सब चीजों का प्रयोग जो निबंधों में होता है। लेकिन अब 250 शब्दों का निबंध है तो क्या कहानी बनेगी, कहानी बने उससे पहले तो कि कहानी बनी बनी थी हमारे, तो बस बाकी मुख्य बात तो हम कुछ लिख ही नहीं पाए। तो खैर निबंध जो है वो कम से कम कितने का होना चाहिए, 500 का। पहले 500 का आता था निबंध, आजकल 250 का कर दिया। अरे वाह, चलो। तो अब यहाँ पर तो इसलिए वहां पर थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी होती है, यहाँ पे केस स्टडी क्या आती है, छोटी आती है। केस स्टडी जो है वो छोटी होती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस केस स्टडी के अंदर तो अपन को वैसे तो पता नहीं है, लेकिन अपन यूपीएससी वाली सॉल्व कर लेंगे, तो आरपीएससी वाली जो है वो फिर वो बहुत आसानी से जो है वो हो जाएगी। अगर तुमने उसको कॉम्प्लिकेटेड को समझ लिया तो इजी वाली समझना जो है वो आसान हो जाता है। यूपीएससी के अंदर कई बार बहुत बड़ी केस स्टडीज जो है वो होती है, तो कई बार तो एग्जाम हॉल में तो आदमी को समझ में भी नहीं आता कि भाई हुआ क्या है, इसमें आदमी कहना क्या चाहता है। तो केस स्टडी का सबसे पहला जो तरीका होता है, क्या करना पड़ता है, पहले तो उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जो है वो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसको समझो एग्जैक्ट, जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे दिमाग में बनती रहनी चाहिए पिक्चर कि आपने पढ़ा। तो और उसके साथ साथ जैसे जैसे पहली लाइन पढ़ी तो दिमाग में एग्जैक्टली वो का वो कुछ जो है वो बन रहा है कि आप एक सामाजिक योजना के क्रियान्वित अधिकारी हैं, तो सोचो कि आप अधिकारी हैं। फिर आप जो है वो एक योजना को लागू कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, तभी आपके पास में एक वृद्ध और निराश्रित महिला जो है वो आती है। तो दिमाग में वैसी वैसी क्या बननी चाहिए, पिक्चर जो है, और वैसी वैसी पिक्चर बनेगी तो फिर निर्णय जो है वो ढंग से ले पाएगा, वरना उसको निर्णय जो है वो सही आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि वरना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या है। जैसे एक बार जो है वो हम यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे, तो उसमें उसको केस स्टडी आई, केस स्टडी बहुत बड़ी थी, और फिर वो लास्ट के अंदर और थी। तो लास्ट में वैसे टाइम जो है वो कम ही होता है कि आपने पहले वाली जो है केस स्टडीज बहुत अच्छे से कर ली है, तो लास्ट वाले में आते आते आपको टाइम जो है वो कम ही लगे। अब उसमें जल्दी जल्दी पढ़ो, फटाफट फटाफट पढ़ो कि भाई ये क्या है क्या है, फिर उसको फटाफट जो जितनी बात समझ में आई उसके आधार पर
आंसर जो है आंसर दे दो, तो आंसर दे दो। उसके अंदर क्या पता कोई जमीन वमीन बेची गई थी किसी की, ये कोई जमीन थी, उस जमीन को फिर उसने खरीद लिया, फिर उसने उसने खरीद लिया, फिर उसको बेच दिया, फिर उसको बेच दिया। अब कोई पारिवारिक झगड़ा टाइप का कुछ था। तो फिर हम बाहर निकले, बाहर निकल के एक आदमी बोला यार बाकी तो सब तो ठीक है, आंसर तो मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन ये जमीन थी किसकी वैसे? यार इतनी बड़ी बात कर दी, इसमें लास्ट तक भी समझ में नहीं आया कि ये है किसकी, और फिर भी उसका आंसर जो है फिर लिखना ही पड़ा। लेकिन तो कहने का मतलब वहां पर क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेडनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहाँ उतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं आएगी। अब केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसके अंदर, सबसे पहले जो है वो आप तथ्यों को एकत्रित करो। गैदर दी फैक्ट्स, गैदर दी फैक्ट्स का मतलब जो केस स्टडी है उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारे तथ्य मिलेंगे कि जमीन किसकी है, किसने बेची, कौन उसका मालिक है, या कोई केस चल रहा है तो उस केस के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है। तो फर्स्ट के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, गैदर दी फैक्ट्स, जो भी तथ्य उन तथ्यों को एकत्रित करो। तथ्यों को एकत्रित कर लिया, उसके बाद दूसरा क्या करें, दूसरा जो है वो फिर करो नैतिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को परिभाषित करो। डिफाइन द एथिकल इश्यूज, क्या करें, नैतिक मुद्दों को परिभाषित कि भाई इस केस स्टडी में कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं। कई केस स्टडी ऐसी होती है जहां पर एक से ज्यादा नैतिक मुद्दे भी हो सकते हैं। केस स्टडीज वैसे जो देखा जाए तो सामान्यतः दो बातों पर बनी होती है, या तो कोई ना कोई नैतिक चिंता होगी, या कोई ना कोई नैतिक दुविधा होगी। या तो है नैतिक चिंता कि समाज में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, और अपन को पता है कि भाई नैतिक चिंताएं अपन ने काफी सारी लिख ली है, तो अब वो ऐसी कोई ना कोई नैतिक चिंता के बारे में जो है वहां पर पूछा जाएगा कि भाई ये नैतिक चिंता है, ये मानते हैं कि समाज में ऐसा गलत घटित हो रहा है, और आप भी वहीं पर हो रहा है, ऐसा कोई गलत घटित हुआ और आपके सामने हुआ। अब आपके सामने हुआ तो फिर आप जो उसके लिए क्या करोगे, तो एक तो कैसे क्वेश्चन किस बात के हैं, नैतिक चिंताओं के, और दूसरे क्वेश्चन कैसे होते हैं, नैतिक दुविधाओं के। या तो केस स्टडी जो है तीन चिंता की होगी, या फिर दुविधा जो है दुविधा की होगी। दुविधा का मतलब दो चीजें हैं, दोनों में कुछ ना कुछ या तो सही है, राइट वर्सेस राइट हो सकती है, या फिर कोई पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा हो सकता है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई व्यक्तिगत क्या हो रहा हो, नुकसान जो है नुकसान हो रहा हो। तो जो भी नैतिक मुद्दे उसमें इन्वॉल्व है उसको डिफाइन करो। तो आपको कोई ना डिसीजन लेना भी पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है सोच सोच के रहेगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ आप काम भी करोगे। तो इस तरीके से इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 7 मुख्य स्टेप्स जो है वो होते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, गैदर द फैक्ट्स। दूसरा, नैतिक मुद्दों को परिभाषित करते हैं। तीसरा, हितधारकों की पहचान करते हैं, प्राथमिक हितधारक और द्वितीय हितधारक हो सकते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शंस करेंगे। कैसे करेंगे, परिणाम या प्रभावों के आधार पर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे और लॉन्ग टर्म होंगे। और नैतिक मूल्य और सिद्धांतों पर विचार करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे, किस पे मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को सोचेंगे, और कोई रचनात्मक विकल्प का निर्माण किया जाएगा, या फिर लास्ट में नैतिक निर्णय लेना। तो इस तरीके से 7 जो है वो होते हैं उसके। सबसे पहले पूछा है इस मामले में अंतर्निहित समस्याओं की पहचान कीजिए। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है उसका। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, भाई ये केस स्टडी किससे संबंधित है, ये केस स्टडी जो है किससे संबंधित है, ये एक प्रकार की नैतिक दुविधा है। कैसी नैतिक दुविधा है, विकास बनाम सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी। एक तो समाज के अंदर होनी चाहिए स्थिरता, और साथ साथ में होना चाहिए डेवलपमेंट। तो जैसे डेवलपमेंट होगा तो समाज में कुछ ना कुछ अस्थिरता उत्पन्न होगी। तो सामाजिक अस्थिरता और जो विकास है, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व को दर्शाती है ये केस स्टडी, ठीक है। फिर इसके अंदर हितधारक कौन कौन है, तो पहली लाइन के अंदर तो लिखोगे ये केस स्टडी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, एक ये द्वंद्व है कि एक डिलेमा है किसके बीच में, डेवलपमेंट वर्सेस सोशल स्टेबिलिटी का। और इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, स्टेक होल्डर एक तो सरकार है, एक कंपनी है, एक विकासपुरी के लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के शेयर धारक, ठीक है, और ओवरऑल इकोनॉमी, भाई ऐसे और भी तो निवेश होंगे, तो इसलिए ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो भी इसके हितधारकों के रूप में देखा जा सकता है। अब इसके अंदर पहला पहला प्रश्न पूछा है इस मामले में अंतर्निहित समस्याओं की पहचान कीजिए। तो क्या क्या समस्याएं हैं, तो देखो इसमें क्या क्या समस्याएं। सबसे पहला तो इसमें जो लास्ट के अंदर जो लाइन दी हुई है, कुछ निवासी न्यायपालिका जाने का निर्णय इस आधार पर करते हैं कि इससे पूर्व सरकार के सामने दिए गए तर्कों का कोई परिणाम नहीं। इसका मतलब सरकार जो है इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही, जैसी एक्टिव रोल उनको प्ले करना चाहिए वैसा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही। लोग अपनी समस्या लेके आए यार, आप उसको टाइम भी नहीं दे रहे हो, या उसको ढंग से जो है सुन भी नहीं रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर लोग चले जाएंगे न्यायपालिका, और एक बार मामला न्यायपालिका में चला गया, जुडिशियल में चला गया, फिर तो वो खिंचता जाएगा। तो इसलिए सरकार की यहाँ पर दिखाई देती है निष्क्रियता। पहला मुद्दा तो इसमें क्या दिखाई देता है, गवर्नमेंट इनएक्टिवनेस, सरकार की निष्क्रियता है। दूसरा, इसके अंदर फिर कंपनी जो है वो कंपनी ने लोगों को ये समझाने की प्रयास किया है, क्या समझाने का प्रयास किया है कि भाई आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएगी, हम सीएसआर का खर्चा करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत हम खर्चा करेंगे, और उस खर्चे से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो, मतलब फिर भी जनता क्या कर रही है, विरोध। इसका मतलब कंपनी जनता को समझा रही है और जनता समझने को तैयार है नहीं।
और क्यों समझने को तैयार नहीं है? वो इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि कंपनी के बीच में और जनता के बीच में विश्वास का अभाव है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। किसके बीच में? कंपनी के बीच में और जनता के बीच में। कि जनता जो है कंपनी पे विश्वास नहीं कर रही। और क्यों करेगी भाई जनता? कंपनी बाहर से आई हुई है, बाहर से कंपनी के लोग आए हुए हैं, कंपनी के लोगों को वहाँ के लोग ना जानते हैं ना कुछ और, वो आकर कोई आश्वासन दे कि हम आपको वादा करते हैं कि हम जो आपकी सारी समस्याएं दूर करते हैं, तुम्हारे वादे इस पर कैसे विश्वास करें कि आपका वादा जो है वो सही होगा? तो कम आपको तो हम जानते भी नहीं है, और जब जानते ही नहीं है तो उस वादे पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो कंपनी के बीच में और जनता के बीच में क्या दिखाई देता है इसमें? विश्वास का अभाव है, ट्रस्ट डेफिसिट जो दिखाई देता है। फिर कुछ समस्या इसमें सीधी सीधी लिखी हुई है। इससे जीवन यापन की लागत का बढ़ना, और क्षेत्र में विदेशी प्रवसन, बाहर से लोग आएंगे, और सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था, सोशल इकोनॉमिक डिसऑर्डर, ये भी अपने आप में समस्याएं जो है वो। और क्या समस्या है इसके अंदर? एक समस्या इसमें ये भी है कि इसमें ये जो कंपनी वहां क्यों आई है विकासपुरी? कंपनी विकासपुरी इसलिए आई है क्योंकि सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई है। तो सरकार की नीति के हिसाब से आई है कंपनी जो है वो। कोई उसको ऐसा नहीं विकासपुरी बहुत पसंद है, जगह जो है वो उसको बहुत पसंद आ रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा टैक्स हॉलीडे देंगे, ये सब देंगे, तो आपको 5 साल के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस वजह से कंपनी वहां पर जा रही है। ठीक है। कंपनी का उद्देश्य वैसे विकासपुरी रीजन उनके वही एरिया, मतलब उसके लोकेशन के हिसाब से कोई उनके परफेक्ट बैठता हो ऐसा भी नहीं है। तो सरकार ने नीति बनाई, और उसके बाद भी जनता क्या कर रही है? विरोध। सरकार तो चाहती है कि विकासपुरी का वो विकास हो, वाकई में विकासपुरी जो है वो विकसित हो, ठीक है, लेकिन जनता ऐसा नहीं चाहती, या फिर जनता समझ नहीं पा रही है। और जनता समझ नहीं पा रही है तो क्या इसका मतलब है कि जब आप नीति बना रहे थे, जब नीति का निर्माण कर रहे थे, तो नीति निर्माण के अंदर जन सहभागिता का अभाव था। अगर आप जब नीति बनाते, पॉलिसी जब बना रहे थे, तभी पब्लिक पार्टिसिपेशन होता, तब जनता को आपने साथ में लिया होता, और साथ में लेकर पहले ही जनता को समझाते कि देखो हम एक नीति बना रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर आएगा निवेश, और निवेश आएगा तो उससे कुछ ऐसे ऐसे बेनिफिट्स जो हैं वो होंगे, रोजगार मिलेंगे, और अपनी आर्थिक स्थितियां जो है वो अच्छी होगी। हालांकि कुछ अल्पकाल के अंदर कुछ समस्याएं भी आएगी, लेकिन उस समस्याओं को अपन इस तरीके से दूर कर देंगे। ऐसा अगर सरकार पहले ही जनता को समझा देती, तो जनता जो है वो उनका स्वागत करती, विरोध करने की बजाय स्वागत करती। तो इसलिए जनता के बीच में जब नीति निर्माण का काम किया गया, तब जनता से क्या नहीं किया गया? उससे कंसल्टेशन उतना नहीं किया। तो ये सब क्या है इसमें समस्या है। जागरूक तो इतने तो जागरूक है बेचारे, कंपनी आ रही है, न्यायपालिका जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कंपनी से, और कितने जागरूक चाहिए? विकास के प्रति अब वो जागरूक कैसे हो? तो बेचारे अब नहीं है तो नहीं है भाई, विकासपुरी का विकास नहीं हुआ तो उसमें जागरूकता का भाव कैसे कह सकते हैं? लोग तो जागरूक ही हैं भाई, लोगों को ये लग रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रभाव हो सकते हैं, तो नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोग जो है वो जागरूक है तब विरोध कर रहे हैं। नहीं तो कई जगहों पर जो है विरोध होता ही नहीं है, पहले कंपनी आ जाती है, फिर बाद में पता लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसके बाद में देखा गया यहाँ के लोग तो जो है वो एक्स्ट्रा जागरूक है ये। हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, तुम्हें एक वैसा लग गया होगा पर्यावरण का भी कोई एंगल ढूंढ लिया होगा। इसमें पर्यावरण का कोई एंगल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है पर्यावरण वाली। यहाँ तो इवन जो ऐसा लिखा हुआ है कि जो कंपनी का नया संयंत्र होगा वो ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रारूपित किया गया है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे उत्पादन की लागत जो है वो 20% कम हो जाएगी। और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो इससे को पर्यावरण को नुकसान हो ऐसा सीधा सीधा इसमें नहीं लिखा। पर्यावरण वाली बात नहीं लिखी हुई, यहाँ पर लिखी हुई है समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता, कि बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो फिर वो अपना अलग कल्चर लेके आएंगे, या फिर आपराधिक गतिविधियां जो है वो बढ़ जाएगी। फिर बाहर से लोग आते हैं तो फिर वो खर्चा थोड़ा ज्यादा करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ जाएगी तो इसलिए गड़बड़ जो है वो हो जाती है। तो ये सब समस्याएं जो है वो है। तो देखो, और जब मुद्दे ढूंढने होते हैं तो जो केस के अंदर लिखे हुए हैं वही मुद्दे रखने हैं, अपनी हिसाब से अपनी कल्पना जो है उसको नहीं लगाना है कि भाई ये तो होगा ही। एक कुछ तो ऐसा हो सकता है जहां पर एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा हो कि भाई ये हुआ है, तो इससे ऐसा लगता है कि इसका सीधा सीधा परिणाम जो है वो ये भी होगा। अब सीधा सीधा परिणाम होगा तब तो बात ठीक है, कि जैसे लोग जो है वो न्यायपालिका जा रहे हैं, तो इसका मतलब इससे एक अपन को इन्फ्लुएंस मिलता है कि सरकार कैसे रही होगी, निष्क्रिय रही होगी। लेकिन हम ऐसे जो है वो अनुमान नहीं लगा सकते कि इससे ये अनुमान निकलता है, फिर इससे ये निकलता है, फिर इससे ये निकलता है, फिर उससे वो निकलता है, फिर लास्ट में जाकर वो भी कुछ हो सकता है। ऐसे तो ये तो बहुत दूर का आपने अनुमान जो है लगा लिया। अनुमान कैसे होने चाहिए? बिल्कुल सीधे डायरेक्ट हो। तो अब इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो देखो, जब सॉल्यूशन दे रहे होते हैं तो क्या करना होता है? बहुत सिंपल तरीका है सॉल्यूशन देने का। जितने अपने इशू आइडेंटिफाई किए सबको सॉल्व करते जाओ एक एक करके। ये सबसे पहला इशू क्या आइडेंटिफाई किया था? सरकार की निष्क्रियता। तो अपन सॉल्यूशन में कहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि लोगों को न्यायपालिका जाने से रोका जा सके, कि लोग जो है न्यायपालिका ना जाए, सरकार के स्तर पर ही काम हो जाए। तो एक बार न्यायपालिका चलेगा तो आपके हाथ से मामला जो है वो निकल जाएगा। दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा देखा पड़ने की विश्वास का अभाव है लोगों के बीच में, तो विश्वास का अभाव होगा ही क्योंकि कंपनी को लोग जानते नहीं। तो इसके बीच में मध्यस्थता कौन करवाए? सरकार, गवर्नमेंट।
एसडीएम कलेक्टर वो मध्यस्थता कराएंगे तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो ज्यादा होगा। तो इसलिए सरकार को इसमें क्या करनी चाहिए, मध्यस्थता करवानी। और भी एक और काम किया जा सकता है, एक और थोड़ा रचनात्मक चीज ऐसी सोची जा सकती है कि भाई मध्यस्थता तो करवाओ, और विश्वास को अच्छा करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि विकासपुरी के जो लोग हैं उन लोगों के में भी प्रबुद्ध लोगों का, वहां के जो एमिनेंट पर्सन हैं उन एमिनेंट पर्सन का एक ग्रुप बनाया जाए, और उस ग्रुप को कंपनी के जो अन्य संयंत्र हैं उन संयंत्रों का दौरा करवाओ कि भाई आप ग्रुप बना लो और आपको हम दिखा लेते हैं कंपनी के कहाँ कहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, वहां चलो, वहां देख लो, वहां के लोगों से बात कर लो, और वहां पर कंपनी ने क्या क्या पॉजिटिव काम किए हैं। भाई यहाँ तो सीएसआर का खर्चा भविष्य में होगा, लेकिन दूसरे संयंत्रों में तो कर चुका होगा ना, और कर चुका होगा तो वहां पर उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट आए होंगे, और पॉजिटिव इंपैक्ट आए होंगे तो वो वहां पर जाओ और वहां के लोगों से बातचीत करो, तो लोगों को प्रत्यक्ष जब होगा, जब वो प्रत्यक्ष ही देखेंगे कि हाँ यार नहीं, कंपनी के आने से लोगों को जो है बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ तो उनका विश्वास क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। फिर विदेशी प्रवसन और जीवन यापन की लागत और इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि यहाँ पर जो रोजगार दिए जाएं कंपनी के द्वारा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार क्रिएट किए जाएंगे उसमें स्थानीय लोगों को, मतलब उसमें प्राथमिकता दी जाए। अपन ऐसा मस्ट नहीं कह सकते कि स्थानीय लोगों को दिया ही जाना चाहिए। भाई कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर स्थानीय लोगों में कोई टैलेंट ही नहीं है उतना। भाई अगर मेरे को इंजीनियर चाहिए और इंजीनियर जो है वो स्थानीय लोगों को इंजीनियर है ही नहीं, तो फिर भी कहो नहीं साहब रखो तो स्थानीय रखना पड़ेगा, अरे तो स्थानीय रखो तो फिर हो जाएगा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी जो है खराब हो जाएगी। तो अब वो अगर नहीं है तो, लेकिन अगर स्थानीय व्यक्ति हो, इंजीनियर स्थानीय भी है और बाहर का भी है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए, स्थानीय लोगों को जो है दी जाए। और कुछ चीजें ऐसी है जहाँ टेक्निकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहाँ पर भाई आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो उसके अंदर और भी कई सारे जो है वो सब्सिडरी काम होते हैं, कैंटीन का ठेका होता है, कहीं पर सिक्योरिटी का ठेका होता है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, ये सब काम है। इन सब कामों में किसको प्राथमिकता दी जाए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब स्थानीय लोगों को अगर प्राथमिकता दोगे तो पहली बात तो उनको रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार मिल जाएगा तो भले ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो बाहर से विदेशी प्रवासन होना अपने आप कम हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा अपने आप, ठीक। और भविष्य के लिए एक और सलाह दे देंगे, भविष्य के लिए क्या सलाह देंगे, भविष्य में जब भी नीति निर्माण किया जाए तो जन सहभागिता होना जरूरी है, कि इसमें तो नहीं क्या ठीक है, लेकिन भविष्य के अंदर जब भी पब्लिक आप पॉलिसी बनाओ तो उसके किसका होना चाहिए, जन सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है।